सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस का नया चैप्टर 1167 के बारे में। और इस चैप्टर का नाम है आइडा सन। और तुम्हें इस चैप्टर के एंड तक पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों है। लेकिन जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था वो ये था कि जब गार्प और रॉजर ने एक्चुअली डिफीट कर लिया था रॉक्स को और वो नॉर्मल हो गया था, उसके बाद हमने देखा था कि गार्लिंग आता है और रॉक्स को मार देता है। और पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि हेरल्ड एक्चुअली में जाता है मरीन फोर्ड में और वहाँ पे जाके वो अपने हॉर्न्स को ब्रेक करता है और वो कहता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम करेगा उन सिंस को अटोन करने के लिए जो कि इस जाइंट्स ने कमिट किए हैं। और इसके बाद इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस चैप्टर से पहले इस चैप्टर के कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के कवर पेज में हम एक बिल्ली को देख रहे हैं जो कि एक एनसाइक्लोपीडिया फिशेस के बारे में चुराने की कोशिश कर रही है, मुझे पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे विलेजर्स उस बिल्ली पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि गेन और नोजुको जो है वो वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा नहीं है। ऑब्वियसली ये कवर पेज रिक्वेस्ट है, लेकिन अभी चैप्टर के बारे में बात करते हैं। और ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक रूमर के साथ, जहाँ पे हम सुनते हैं कि एक शैडो एक्चुअली में अटैक कर रहा है बहुत सारे पायरेट्स के ऊपर। और ये जो रूमर्स ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं जो भी जिसने भी उस चीज़ को विटनेस किया वो एक्चुअली में इसके बारे में बात कर रहा है, जैसे कि वो एक मॉन्स्टर या फिर एक शैडो हो बस। और उसके बाद हम एक फिशरमैन को भी इंटरव्यू होते हुए देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या उन लोगों ने उसे फ्लोरियन ट्रायंगल में देखा था। और ऑब्वियसली हमें पता ही है फ्लोरियन ट्रायंगल कौन सी जगह है वन पीस में। हम जानते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे जाइंट शैडो मॉन्स्टर्स दिखते हैं लोगों को, लेकिन हमें यहाँ पे ये फिशरमैन बताता है कि वो एक्चुअली में एक ह्यूमन डेफिनेटली नहीं था और एक्चुअली में एक मॉन्स्टर था। और वो फिशरमैन ऑब्वियसली कहता है कि हम मछली पकड़ने ऑब्वियसली फ्लोरियन ट्रायंगल में नहीं जाते हैं। और जब हम देख लेते हैं कि बाकी सारे लोग इस फिगर के बारे में बात कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं इस फिगर को। एक्चुअली में हमें पता चलता है कि ये फिगर एक्चुअली में किंग हेरल्ड ही है, जो कि एक्चुअली में वर्ल्ड गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है सारे के सारे पायरेट्स को हंट करके उसके सिंस को अटोन करने के लिए, जो कि उसने एक्चुअली में वाव किया था पिछले चैप्टर के एंड में। और उसके बाद हमें उन पायरेट्स के बारे में बताया जाता है जो कि गॉड वैली के इवेंट में सेपरेट हो गए थे। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उन लोगों ने अपने खुद के क्रूज बनाए और बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए। और ऑब्वियसली क्योंकि वो सारे के सारे लोग अभी तक अपने पीक में नहीं है, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो लोग अपना पीक एंटर करेंगे 10 और कुछ ज़्यादा साल के बाद। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम बिग मॉम, काइडो और गोट वाइट बियर्ड को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्वियसली शिकी को देखते हैं और ओचोकू को भी देखते हैं, जहाँ पे मैं शिकी के साथ तो एग्री करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शिकी ने एक नाम बनाया था उसके लिए ग्रेट पायरेट एरा में भी और उसके बाद भी। लेकिन मैं यहाँ पे ओचोकू से एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि हमने देखा था कि करंट एरा में हमने ओचोकू के बारे में कुछ भी नहीं सुना। लेकिन हमें बताया जाता है कि ये जो पायरेट्स थे ये अपने बस एक ही एरिया के लिए फाइट करते थे और टेरिटरीज के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक क्रू था जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया था और इसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक बार ट्रांसफर कर लिया था, जो कि था क्रू ऑफ द पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर। और उसके बाद हम जो सीन देखते हैं वो सीन हमें बहुत बार देख चुके हैं वन पीस में। वो एक टाइम पे वो वन पीस का ओपनिंग भी हुआ करता था, जो कि सीन है कि जब हमने देखा था कि रॉजर का यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नेवी ऑब्वियसली इस चीज़ को अपने पावर पे हेल्प करना चाहती थी और यहाँ पे वो दिखाना चाहती थी कि उनका अथॉरिटी कितना ज़्यादा है वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, रॉजर ने एक्चुअली में वर्ल्ड को अपसाइड डाउन टर्न कर दिया। और यहाँ पे रॉजर ने ऑब्वियसली वन पीस के बारे में बता दिया सबको, जिसकी वजह से ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हो गया और सारे के सारे पायरेट्स रॉजर के ट्रेजर जो कि वन पीस है उसके पीछे निकल गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉजर के करने के बाद जब बहुत सारे लोग पायरेट्स बनना शुरू हो गए, मरीन्स को फोर्सफुली एक्चुअली में बहुत सारे डजन्स ऑफ जायंट्स को एक्चुअली में रिक्रूट करना पड़ा मरीन्स में, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बहुत ज़्यादा पायरेट्स यहाँ पे आ चुके थे और मरीन्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम पड़ रही थी। तो मरीन्स को अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे जायंट्स को रिक्रूट करना पड़ा पूरे वर्ल्ड में से। जो नेक्स्ट पैनल है वहाँ पे हम देखते हैं कि अभी फाइनली हेरल्ड एक्चुअली में लीगली एंटर कर सकता है होली लैंड ऑफ मरीजवा को फाइनली, क्योंकि वो इतने सालों से नेवी की हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेरल्ड एक्चुअली में 5 एल्डर्स के सामने खड़ा है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उस हेरल्ड को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेरल्ड को भी अभी वो मार्क ऑफ द अबिस मिल चुका है, जो हमने शैंक्स के हाथ में भी देखा था पिछले चैप्टर में। और हम देखते हैं कि वही सेम मार्क अभी हेरल्ड के हाथ में भी है। और यहाँ पे जो फाइनली हेरल्ड यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है होली लैंड ऑफ मरीजवा में, मोस्ट ऑफली अभी हेरल्ड रिकॉग्नाइज हो चुका है 5 एल्डर्स और ईमुद सबके द्वारा। सो अभी हेरल्ड एक्चुअली में होली नाइट्स का तुम ब्लेड्स कह सकते हो या फिर तुम कह सकते हो कि वो अभी एक असिस्टेंट है होली नाइट्स का। तो अभी ऑफिशियली हेरल्ड एक होली नाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो नॉट है, ये जो हेरल्ड को मिला है ये बस एक सरफेसिंग नॉट है। और यहाँ पे इसके बाद भी और 2 हैं, तो टोटल 3 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
ये वाला सरफेस सी नॉट सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है और इसके ऊपर जो है वो है डीप सी नॉट और डीपेस्ट सी नॉट। और मोस्टली यही कॉन्ट्रैक्ट जो है यूज़ होते हैं होली नाइट्स या फिर मे बी 5 एल्डर्स को भी बनाने के लिए। और जो मुझे लगता है वो ये है कि मे बी जो डीप सी नॉट होगा वो मे बी होली नाइट्स के लिए होगा और जो डीपेस्ट सी नॉट है वो मे बी 5 एल्डर्स के लिए होगा। यहाँ पे बताया जाता है कि जो बस 13 ही पीपल है जिन्होंने अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो बस 13 ही लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के साथ अभी तक एस्टैब्लिश किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैरल्ड यहाँ पे क्यूरियस भी है रूलर के बारे में कि रूलर यहाँ पे कौन है या किससे रेफरेंस किया जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 5 एल्डर्स है उसे इग्नोर कर देता है और उसे कहते हैं कि अगर वो कभी किसी दिन एक होली नाइट बन गया तो वो पूरे वर्ल्ड की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसे पता भी चल जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हैरल्ड उस सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है और वो बस चाहता है कि हैरल्ड एक्चुअली चाहता है कि जो एल्बाफ है वो बस एक रिकॉग्नाइज्ड हो जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट नेशन की तरह या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिल जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 5 एल्डर्स उसे कहते हैं कि ऑब्वियसली अगर हैरल्ड एक होली नाइट बन जाता है और उसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर लेती है तो ऑब्वियसली जो एल्बाफ का दुनिया है या फिर जो एल्बाफ का कंट्री है उसे भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसके बाद हम देखते हैं हैरल्ड को मिलते हुए द लीडर ऑफ द होली नाइट्स सेंट फिगल एंड गार्लिंग से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गार्लिंग के साथ यहाँ पे शैमरॉक भी है और यहाँ पे हम सोमस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमस एक्चुअली में हैरल्ड को पूछता है कि क्या जो किंग ऑफ द जायंट्स है वो हमारी बात एक्चुअली में सुनेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैरल्ड कहता है कि वो सब जो भी वो कहेगा वो उसकी बात फॉलो करेगा और उसे करने के लिए कहता है। और यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि जो फिगल एंड गार्लिंग है वो यहाँ पे हैरल्ड को एक लॉन्ग रेंज डंडन मूशी देता है ताकि वो लोग कहीं पे भी बात कर सकें अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो तो, और वो समन कर सकते हैं हैरल्ड को जब भी वो यहाँ पे नीडेड है। तो यहाँ पे वो उसे कहता है कि अभी उसे अंडरवर्ल्ड में रिटर्न करना चाहिए जो कि अभी ऑब्वियसली मेन प्लैनेट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्लिंग हैरल्ड को कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ होली लैंड में उसे वहाँ पे नीचे जाके किसी को भी कुछ नहीं बताना है इसके बारे में। और उसके बाद हम एक बहुत ही बढ़िया सीन देखते हैं जो कि फिशमैन आइलैंड का है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हैरल्ड और नेपच्यून को जो कि यहाँ पे पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं एक साथ और हंस रहे हैं। और ऑब्वियसली ये दोनों दोस्त ही हैं। और अगर तुम लोग को याद नहीं हो तो जब हमने देखा था कि हैरल्ड जो फिशमैन आइलैंड में फर्स्ट टाइम विजिट किया था, या फिर तुम कह सकते हो जब वो स्टोरी सुना रहा था उसके फिशमैन आइलैंड की विजिट की, जो कि एल्बाफ के किड्स हैं उन्हें वो स्टोरी सुना रहा था। और हमने देखा था कि उसने एल्बाफ के बच्चों को ये बताया था कि जिस टाइम पे उसने यहाँ पे कदम रखा था फिशमैन आइलैंड में तभी नेपच्यून का बॉर्न हुआ था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हैरल्ड जानता है नेपच्यून को जब से वो एक बच्चा था और अभी तक वो नेपच्यून को जानता है, उसका दोस्त है वो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग लोकी के बारे में बात कर रहे हैं कि लोकी कितना ज़्यादा शरारती और मिस्चीवियस है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेपच्यून है वो हैरल्ड का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि हमें उसके बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि हैरल्ड अभी भूल चुका है कि वो जब एक बच्चा था वो कैसा बिहेव करता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपच्यून यहाँ पे हैरल्ड को कहता है क्योंकि अभी उसे पता चल चुका है कि उसकी एक डॉटर बॉर्न होने वाली है कुछ ही टाइम में। और यहाँ पे नेपच्यून एक में प्रपोज करता है कि वो जो अपने जो डॉटर है वो भी उसकी बॉर्न होने वाली है और लोकी है उनके साथ उनका मैरिज करवा देते हैं। लेकिन हम पहले देखते हैं कि हैरल्ड यहाँ पे उस आइडिया के साथ ओके नहीं होता क्योंकि उसे ऑब्वियसली लग रहा होता है कि जो यहाँ पे जो जिसकी बेटी होगी नेपच्यून की वो एक नॉर्मल मरमेड होगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपच्यून एक्चुअल में हैरल्ड को कहता है कि वो डेफिनेटली एक नॉर्मल बच्ची तो नहीं होगी। और नेपच्यून यहाँ पे कहता है कि वो मे बी उसके पास कोई पावर्स भी हो तो। और ऑब्वियसली हमें पता है कि फ्यूचर में क्या होता है, तो हमें पता है इसके बाद कौन बॉर्न होती है। सो हमें पता है कि वो एक्चुअल में पावर्स के साथ बॉर्न हुई ही थी। और जब हैरल्ड ये सुनता है, हैरल्ड यहाँ पे कहता है कि वो अगर ऐसा है तो वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा आइडियल कपल होंगे और यहाँ पे वो लोग टोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उस सेंटेंस के एंड में एक्चुअल में हैरल्ड कहता है कि नेपच्यून की जो डॉटर होगी वो हैरी होगी। और यहाँ पे जो वर्ड हैरल्ड ने यूज़ किया है वो मोसा मोसा है, जिसका मतलब एक्चुअली में शैगी या फिर हैरी होता है। और ऑब्वियसली उस चीज़ की वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपच्यून हैरल्ड पे गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हिंट पॉसिबल है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हैरल्ड है वो यहाँ पे मोसा मोसा वर्ड का यूज़ करता है। हमने जो पहले देखा था जब रॉजर यहाँ पे फिशमैन आइलैंड में आया था उसने भी यही सेम वर्ड यूज़ किया था मोसा मोसा, इसकी डॉटर मतलब शिराहोशी को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली वैसे नहीं है। लेकिन इसका मतलब हैरी या फिर शैगी हो सकता है, तुम ये कह सकते हो। और मेरे पास एक्चुअल में एक थ्योरी है इसके बारे में, जो कि यह है कि जब हमने देखा था कि लोकी अंडरवर्ल्ड में एक्चुअल में कैद था, तब हमने देखा था कि वो एक्चुअल में एक डंडन मूशी से किससे तो बात कर रहा था। और हमने देखा था कि जो लोकी उसे जिससे भी वो बात कर रहा था उसे बुलाता था, उससे वो मोसा सान कह के बुलाता था। तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। मे बी जो लोकी अभी जिस पर्सन से बात कर रहा है वो मे बी शिराहोशी ही हो।
और मुझे लगता है मे बी जो हमने पिछले पैनल में देखा था कि हेरल्ड को एक्चुअली में एक लॉन्ग रेंज डेंडन मोशी दिया था फिगल एंड गार्लिंग ने, तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि लोकी और जो अपनी शिराओशी है वो इसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हों, मे बी इतना दूर से बात करने के लिए। और सच को तो मुझे लगता है कि मे बी ये पॉसिबल, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सच होने वाला है कि नहीं, और क्या होता है हमें उसके बारे में फ्यूचर में ही पता चलेगा। और उसके बाद वाले पैनल में हम सोल को एक्चुअली में पहली बार एल्बाफ में आते हुए देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेरल्ड सोल को कहता है कि वो जितना टाइम तक चाहे और जहाँ चाहे यहाँ पे रह सकता है आराम से। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेरल्ड यहाँ पे एक सजेशन या फिर प्रपोज कहता है कि वो सोल को कहता है कि अगर उसे लगता है कि एक अच्छा आइडिया होगा यहाँ पे एक स्कूल बिल्ड करना। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो अभी हमने देखा हेरल्ड को ये प्रपोज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो फ्यूचर में हम स्कूल देखते हैं यहाँ पे एल्बाफ में, वो मोस्ट प्रोबेबली हेरल्ड और सोल ने ही बिल्ड किया होगा। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि सोल को भी एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है एक स्कूल बिल्ड करना एल्बाफ के बच्चों के लिए। और ऑब्वियसली तुम इस चैप्टर को देखते हुए तुम डेफिनेटली कह सकते हो कि ये जो फ्लैशबैक है जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई पेस पे चल रहा है, क्योंकि इसके बाद वाला जो पैनल है उसमें हम डायरेक्टली देखते हैं जो सीन था जब हमने देखा था फिशर टाइगर एक्चुअली एस्केप कर गया था मरीजुआ में और बहुत सारे प्रिजनर्स को भी एस्केप कर दिया था। सो यहाँ पे हम देखते हैं सीन 15 ईयर्स पहले का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिशर टाइगर यहाँ पे एस्केप कर चुका है मरीजुआ से। यहाँ पे वो कहीं पे भाग के जा रहा है, और लेकिन इसी मोमेंट में जब यहाँ से वो जा रहा था वो किसी को देखता है यहाँ पे कोई आता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिशर टाइगर के सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिशर टाइगर को एक्चुअली पता चल जाता है कि ये एक्चुअली में एक होली नाइट है। लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं कि फिशर टाइगर उस बंदे पे अटैक करने जाता है, और हम देखते हैं कि वो बंदा एक्चुअली फिशर टाइगर्स के चेन्स को कट कर देता है और उसे और भी ज़्यादा फ्री कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो बंदा था वो यहाँ पे फिशर टाइगर को बताता है कि उसने उनके लिए आर्मरी ओपन कर दी है, और वो चाहता है कि फिशर टाइगर एक्चुअली में वेपन्स ले। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर फिशर टाइगर को वेपन्स मिल गए तो वो चाहता है कि सारे के सारे मरीजों को वो लोग डिस्ट्रॉय कर दें यहाँ से एस्केप करने के लिए। ऑब्वियसली इस पैनल में हमें पता चल जाता है कि ये जो सिलोवेट है ये डेफिनेटली शैंक्स का ही है, और मोस्टली ये शैंक्स ही है। मे बी मुझे नहीं लगता है कि ये शैमरॉक होगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वो शैमरॉक भी हो सकता है, और मैं उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बाद में बताऊँगा। और यहाँ पे हम एक या फिर बहुत सारे सीन्स देखते हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। पे हम बोआ हैनकॉक और उसकी सिस्टर को यहाँ से एस्केप करते हुए देखते हैं, और यहाँ पे हम कोआलो को भी देखते हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि कैसे फिशर टाइगर ने ये करने के बाद अपना पायरेट क्रू भी बना दिया था जिसका नाम सन पायरेट्स था। यहाँ पे हम सब लोग को देखते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ से एस्केप कर रहे हैं। और उसके बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं किंग हेरल्ड ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद होली लैंड में आकर विजिट करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेरल्ड यहाँ पे बाकी सबसे पूछता है कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहा होगा ये सब जब चल रहा था, क्योंकि जो पूरा का पूरा होली लैंड वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, और वो सब जो भी सारे प्रिजनर्स एस्केप कर रहे थे वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे सब कुछ। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उनके साइड से किसी ने एक्चुअली में आर्मरी को खोला था, और उन प्रिजनर्स ने नहीं खोला था आर्मरी को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्लिंग यहाँ पे एक्चुअल में हेरल्ड को रिलैक्स करने के लिए कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गार्लिंग यहाँ पे हेरल्ड को शैंक्स से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्लिंग यहाँ पे बताता है कि शैंक्स एक्चुअल में शैमरॉक का छोटा भाई है, और जब वो लोग बच्चे थे तब वो लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। यहाँ पे गार्लिंग कहता है कि यहाँ पे जो भी सारे वर्ल्ड का बिटरनेस है और जहाँ पे जो भी सारे प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड के उन्हें फेस करने के बाद यहाँ पे शैंक्स यहाँ पे रिटर्न हो चुका है होली लैंड में। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गार्लिंग कहता है कि अगर शैंक्स को ऑब्वियसली एक डीप सी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ईमो के साथ, तो यहाँ पे वो एक होली नाइट बन जाएगा, और मे बी उसकी वजह से वो शैमरॉक या फिर शैमरॉक से भी ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि शैंक्स अभी एक एक्चुअली में असिस्टेंट ही है होली नाइट्स का, जो कि मतलब सेम रैंक है हेरल्ड जितना। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेंज सीन देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक्चुअल में हेरल्ड शैंक्स को देखता है वो कहता है कि मैं वही सेम चीज़ कहूँगा जो मैंने पहली बार शैमरॉक को मिलते हुए कही थी, कि उसे ये जो चेहरा है ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लगता है, और मे बी वो पहले इस शैंक्स से कभी मिल चुका है। लेकिन जो मैंने मतलब ऐसा तुम कह सकते हो मुझे लगा था, क्योंकि शैंक्स और गार्लिंग और शैमरॉक का फेस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, मे बी इसीलिए हेरल्ड को ये लगता हो। लेकिन यहाँ पे जो हेरल्ड उसके बाद कहता है वो ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि शैंक्स हेरल्ड को कहता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉमनर है बस, और उसे ऐसे ही बात नहीं करना चाहिए शैंक्स से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद हेरल्ड एक्चुअल में हेजिटेट कर जाता है, और वो यहाँ पे वो कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे किसी के साथ कंफ्यूज कर रहा था शैंक्स को। और जो ये पार्ट है ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये पॉसिबल है कि हेरल्ड यहाँ पे बहुत सारे सालों से ही अंडरवर्ल्ड में रह रहा है, तो उसे यहाँ पे डेफिनेटली पता ही होगा पायरेट किंग के क्रू के बारे में।
तो मोस्ट ऑफली रॉजर और किंग हैरल्ड ने कभी ना कभी तो एक दूसरे को फेस किया होगा और एक दूसरे के साथ क्लैश किया ही होगा। मे बी वो लोग फ्रेंड्स भी हों। और क्योंकि मोस्ट ऑफली यहाँ पे जो शैंक्स था एक्चुअली में पार्ट था पायरेट किंग के क्रू का, यानी कि रॉजर के क्रू का, मे बी हैरल्ड ने एक्चुअली में शैंक्स को पहले देखा हो। लेकिन मोस्ट ऑफली क्योंकि है यहाँ पे शैंक्स अंडर कवर है, मे बी वो इंडिकेट कर रहा है या फिर हैरल्ड को कहना चाहता है कि वो यहाँ पे उसका सच ना बताए इन्हें। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली होगा कि हैरल्ड और शैंक्स एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक क्रूमेट था पायरेट किंग का, जो कि मैं यहाँ पे सिल्वर एक्स रेली के बारे में बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे एल्बाफ में ही रुका था रिटायर होने के बाद। लेकिन हम इसके बाद वाले पैनल में देखते हैं कि शैंक्स हैरल्ड को ये कहने के बाद यहाँ से शैंक्स और शैमरॉक यहाँ से चले जाते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि शैंक्स यहाँ पे शैमरॉक को कहता है कि उसे होली लैंड के बारे में वो और भी ज़्यादा बताए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि शैंक्स यहाँ पे कहता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी ही फाइंड कर ले जो भी बंदा यहाँ पे जो लोगों को पिछली बार एस्केप करने के लिए कोशिश की थी और जिन लोगों ने उन लोगों को एस्केप कराया था। और यहाँ पे देखते हैं कि हम शैमरॉक एक्चुअली में थोड़ा सा कंसर्न अबाउट है उसके ब्रदर के लिए। और वो कहता है कि शैंक्स को यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके जो इंजरी है वो यहाँ पे ठीक होने के बाद वो लोग ये कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैंक्स के आँख के ऊपर एक्चुअली में एक बैंडेज लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि शैंक्स यहाँ पे किसी तरह से इंजर्ड हो गया था। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो इंजरी है ये ब्लैकबियर्ड की वाला जो इंजरी है या फिर स्कार है वो है। तो ये शैंक्स का परमानेंट स्कार नहीं है और ये मोस्टली वो कोई ना कोई अटैक किया होगा जहाँ पे फिशर टाइगर ने शैंक्स के ऊपर, ये उसके वजह से स्कार है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शैंक्स बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शैंक्स शैमरॉक को कहता है कि वो यहाँ पे समझ नहीं सकता कि शैंक्स कैसा फील करता है। क्योंकि शैंक्स यहाँ पे कहता है कि उसने 24 ईयर्स जो अपने लाइफ के वो यहाँ पे उसने वेस्ट कर दिए हैं वो अंडरवर्ल्ड में। और वो कहता है कि वो उसे लगता था कि वो वहाँ पे डेफिनेटली बिलोंग नहीं करता और यहाँ पे उसे लगता है कि शैंक्स यहाँ पे बिलोंग करता है खुद से। और हम यहाँ पे देखते हैं कि शैंक्स यहाँ पे कहता है कि उसके लिए वो जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ पे शैंक्स ये चीज़ कहता है, हम देखते हैं कि हैरल्ड यहाँ पे पीछे मुड़ के शैंक्स को ही देखता है। और इस चीज़ से मुझे डेफिनेटली कंफर्म हो गया है, तो किसी ना किसी तरह से हैरल्ड और शैंक्स एक दूसरे को डेफिनेटली जानते थे। मे बी वो ये भी जानते हो कि शैंक्स पायरेट किंग के क्रू का पार्ट था। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे शैंक्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि शैंक्स यहाँ पे ईवल नहीं है। और मोस्टली जो ईवल शैंक्स थ्योरी थी अभी तक वो डेड हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे गुड शैमरॉक थ्योरी के बारे में बात करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है कि मे बी शैमरॉक भी एक्चुअली में एक अच्छा बंदा हो। क्योंकि इस चैप्टर में तुम जब वो देखोगे जो ड्रेस यहाँ पे शैंक्स ने पहनी हुई है, वो हमने देखा था कि जब यहाँ पे एल्बाफ में विजिट किया था शैमरॉक ने भी पूरी तरह से ऐसा ही पूरा सिमिलर ड्रेस पहना हुआ था। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये है कि मे बी जब शैंक्स एक्चुअली में होली लैंड से निकल गया हो या फिर मे बी शैंक्स कभी होली लैंड से वापस आया ही ना हो। और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा क्रेजी थ्योरी है, लेकिन और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हार्ड है बिलीव करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मे बी जब यहाँ पे शैंक्स वापस आया होगा होली लैंड में, मे बी ऐसा पॉसिबल है कि शैंक्स और शैमरॉक ने डिसाइड किया हो प्लेसेस स्विच करने के लिए। और मे बी शैमरॉक एक्चुअली में एक अच्छा बंदा हो, और मे बी ऐसा हो सकता है कि शैमरॉक ने डिसाइड किया हो नॉर्मल वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ टाइम के लिए, या फिर मे बी 24 साल के लिए, जितना टाइम तक शैंक्स एक्चुअली में नॉर्मल वर्ल्ड में था उतना टाइम के लिए रहने के लिए। और ऑब्वियसली अगर ये थ्योरी सच हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थ्योरी होगी, और मुझे तो डेफिनेटली नहीं लगता कि ये थ्योरी सच हो सकती है। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जो लूफी का स्ट्रॉ हैट था उसे शैंक्स ने नहीं दिया था और उसे एक्चुअली में वो शैमरॉक ने दिया था, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी शैंक्स और शैमरॉक हमेशा प्लेसेस स्विच करते हो। लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता कि ये जो थ्योरी है या फिर जो भी शैमरॉक इज़ गुड थ्योरी हो ये सच हो सकती है कि नहीं। लेकिन अभी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी जो चैप्टर का बेस्ट पार्ट है वो यहाँ पे आने वाला है, जो कि ये है कि क्योंकि नेक्स्ट पैनल में हम एक्चुअली में एल्बाफ का सीन देख रहे हैं, और यहाँ पे हम जो सीन देख रहे हो है फिशर विलेज का एल्बाफ में। और हम यहाँ पे एक डॉक्टर को देख रहे हैं जो कि आइडा को यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आइडा दिन भर दिन बहुत ही ज़्यादा बीमार होती जा रही है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो डॉक्टर कहता है कि ये उसके एक्सपर्टीज से बाहर है और यहाँ पे वो आइडा को हील नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि आइडा कहती है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि दिन भर दिन उसकी कंडीशन बस ख़राब ही होती जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो यहाँ पे आइडा को कहता है कि उसे अभी हैरल्ड को कॉल कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आइडा उसे यहाँ पे रोक देती है और यहाँ पे कहती है कि हैरल्ड बहुत ही ज़्यादा बिजी है। और उसके बाद हमें डॉक्टर्स के द्वारा जो डॉक्टर है उसके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे जब भी हैरल्ड यहाँ पे एल्बाफ में वापस आता है, वो जो भी विलेज एल्डर्स हैं उनके घर में जाता है
और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग एक्चुअली में आइडा को ऑफिशियली एल्बाफ का किंग डिक्लेयर कर दें और यहाँ पे आइडा को हेरल्ड की लेजिटिमेट वाइफ भी कंसिडर करने के लिए। और ऑब्वियसली अभी तक सब लोगों ने उस चीज़ से एग्री नहीं किया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आइडा कहती है कि हेरल्ड को वो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है बार को रन करते हुए, और यहाँ पे जो भी सारे ट्रेवल्स अदर कंट्री से और अदर जगह से एल्बाफ में आते हैं विजिट करने के लिए, उन्हें वेलकम करते हुए वो खुश हैं। और इस तरीके से वो किसी न किसी तरीके से हेरल्ड को हेल्प भी कर रही है। और उसके बाद हम आइडा को देखते हैं जो कि माटो को कहती है जाके बार ओपन करने के लिए। और ऑब्वियसली हमें पता है कि माटो वही लड़की है जो अभी करंटली एल्बाफ का बार चला रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद लोकी आता है और यहाँ पे आइडा को एक ओल्ड वुमेन कहता है और वो यहाँ पे एक बड़ा ही जाइंट सा बुल लेकर आया है और उसे माटो को कहता है कि उसे कुक करके आइडा को खिलाने के लिए। और यहाँ पे हम देखेंगे लोकी उस जाइंट बुल के ऊपर बैठा हुआ है और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो माटो को कहता है कि उसे ये बुल खिलाने से आइडा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और ये लोकी कहता है यहाँ पे कि बार जो है आइडा का वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है लोकी के लिए, और जहाँ पे वो लोकी हमेशा बैठ के रिलैक्स कर सकता है और हील कर सकता है। और यही रीज़न है कि लोकी चाहता है कि आइडा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए और बेटर हो जाए। और उसके बाद हम बताया जाता है जो डॉक्टर के द्वारा कि अभी जो लोकी है वो इतना बड़ा होने के बाद अभी भी लोकी बहुत ही ज़्यादा शरारती है, और एक्चुअली लोकी अभी बहुत ही ज़्यादा शरारती हो चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कहता है कि आइडा ही एक एक्चुअली पर्सन है जो एक्चुअली में लोकी को कंट्रोल में रख सकती है। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि लोकी अभी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो आ चुका है आइडा के अभी। और उसके बाद हम हारूडिन और उसकी क्रू को देखते हैं जो कि यहाँ पे एल्बाफ से निकल चुकी है और उसके मदर के लिए एक डॉक्टर ढूंढने के लिए ताकि वो उसे हील कर पाएँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर कहता है कि जो इस कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आइडा को प्यार करते हैं। और उसके बाद हम एक सीन देखते हैं द एल्बाफ के वाइन विलेज का जो कि एक्चुअली में लोकी के मदर का विलेज है। ऑब्वियसली लोकी के मदर मतलब मैं एस्टेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा जाइंट यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे लोकी को कहता है कि उसने एक्चुअली में आइडा को पॉइजन दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग टॉलरेट नहीं कर सकते कि आइडा यहाँ पे हेरल्ड की वाइफ बने और यहाँ पे एल्बाफ की क्वीन बने। और वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि एस्ट्रिड जो उनके विलेज से थी और यहाँ पे वही एक्चुअली में वर्दी थी यहाँ पे क्वीन बनने की। और यहाँ पे वो कहता है कि उसने उस चीज़ का स्टेटस चाहिए, या फिर तुम कह सकते हो उन्हें बस यहाँ पे वो पैसा चाहिए जो यहाँ पे उन्हें मिलना चाहिए कि जो यहाँ पे जायंट्स की क्वीन थी या फिर एल्बाफ की क्वीन थी वो उनके विलेज से थी, उसकी वजह से जो उन्हें फॉर्चून है वो उन्हें चाहिए बस। और ये रीज़न है कि उन्होंने आइडा को एक पॉइज़न दे दिया, और इसका मतलब ये है कि आइडा को अभी कोई भी क्योर नहीं कर सकता और यहाँ पे वो मर ही जाएगी। इसका मतलब ये है कि आइडा कुछ ही टाइम में मर जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये ओल्ड मैन है ये सब चीज़ लोकी को बता रहा है, और हमें पता है कि लोकी आइडा के बारे में बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। और उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है आइडा का जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइडा और भी ज़्यादा बीमार होती जा रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो यहाँ पे हेरल्ड को बुलाने के लिए कहता है माटो को, और हमें यहाँ पे आइडा बताती है कि वो लोकी और हारूडिन दोनों को ही अपना बेटा मानती थी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि वो लोकी और हारूडिन में बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी उस ओल्ड मैन पे अटैक कर देता है जिसने उसे कहा था कि उसने आइडा को पॉइजन कर दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोकी उस बूढ़े से पूछता है कि यहाँ से इस पॉइजन की वजह से आइडा तो मरेगी तो नहीं ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आइडा यहाँ पे मर जाती है तो लोकी बहुत ही ज़्यादा सैड होगा। और यहाँ पे हम लोकी से एक स्टेटमेंट सुनते हैं जो कि इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकी यहाँ पे कहता है कि वो अभी भी अपने बर्थ मदर को याद रखा है जिसने कि उसे उसी दिन जिस दिन वो पैदा हुआ था उसने उसे अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया था लोकी को मारने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी वो कहता है कि ये उनका जो क्लैन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैश क्लैन है, वो लोग किसी भी टाइप का कुछ भी फॉर्चून डिजर्व नहीं करते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकी कहता है कि आइडा इससे मरेगी तो नहीं, क्योंकि वो कहता है कि आइडा एक ओनली पर्सन थी जिसे लोकी अपना मदर कंसिडर करता था पूरे दुनिया में। तो यहाँ पे लोकी कह रहा है कि वो आइडा के अलावा किसी को अपना मदर कंसिडर भी नहीं करता है। और यहाँ पे लोकी आइडा को अपनी ओनली मदर कहता है। तो वो यहाँ पे हम पता चलता है कि लोकी एस्टेड के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता। और ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि लोकी को एस्टेड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेट करती थी और उसने अंडरवर्ल्ड में भी फेंक दिया था। और अगर तुम मुझे कहोगे तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन था लोकी के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकी ने उस पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है क्योंकि उन्होंने आइडा को पॉइजन कर दिया था। और जो इस सीन के बारे में जो मुझे पसंद नहीं है वो बस ये है कि यहाँ पे हारूडिन प्रेजेंट नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से ही हारूडिन अपने ब्रदर को और भी ज़्यादा हेट करेगा क्योंकि उसने जाके पूरा का पूरा विलेज ही डिस्ट्रॉय कर दिया।
और ऑब्वियसली जो फ्यूचर में हमें बताया गया था लोकी के ईवल होने के बारे में, उसे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करने के बारे में एल्बाफ में, ये जो इंसिडेंट है ये उसका डेफिनेटली एक बड़ा पार्ट होगा। और ये मोस्ट प्रोबेबली रूमर्स की वजह से है, जो रूमर्स एक्चुअली में इन विलेज के लोगों ने फैलाए होंगे, जिन विलेजर्स को लोकी ने यहाँ पे अटैक किया था। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि लोकी ने यहाँ पे बाकी सबको बताया होगा कि इस विलेज ने एक्चुअली में आइडा को पॉइजन कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली लोकी नहीं चाहता कि बाकी सबको पता चले उसके ट्रू फीलिंग्स आइडा के बारे में क्या थे उसके बारे में। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन मुझे इस चैप्टर में थोड़ी और बात करनी है, जो कि ये है कि मुझे डेफिनेटली पता है कि आइडा मोस्ट प्रोबेबली मर जाएगी जो नेक्स्ट चैप्टर उसके स्टार्ट में या फिर मिड में, बिकॉज ऑब्वियसली वन पीस में किसी के पास भी एक मदर नहीं हो सकती जो उनके सारे के सारे पूरे लाइफ में उनके साथ हैप्पी रहे। और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आइडा के मरने के बाद लोकी एक्चुअली में एक रैम्पेज में चला गया और उसने स्टार्ट कर दिया वो एल्बाफ में सब कुछ डिस्ट्रॉय करना। और उसके बाद हम जब देखते हैं कि लोकी फाइनली अपने कंट्रोल में होगा, जब हमने एक और सीन में देखा था पास्ट में जब किंग हेरल्ड के पास वो वापस आ रहा था, उसके बाद उसने अपने फादर का भी डेथ विटनेस किया होगा और उसके बाद वो पूरी तरह से ही रैम्पेज में चला गया होगा, मे भी पूरी दुनिया में ही वो निकल गया होगा रैम्पेज करने के लिए। और ऑब्वियसली उसके बाद हमें पता है कि उसे शैंक्स ने रोका था। और मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद और क्या क्या हुआ वो हमें फ्यूचर चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।